कभी सोचा है कि कोई भी नई दवा हम तक पहुंचने से पहले आखिर किस सफ़र से गुजरती है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसी दुनिया में होता है जो हमारी नज़रों से छिपी रहती है, और वो दुनिया है प्री क्लिनिकल एनिमल केयर की। तो आज हम इसी अनदेखी नींव की पड़ताल करने वाले हैं जो मॉडर्न साइंस की इमारत को थामे हुए है। तो सवाल ये उठता है कि भरोसेमंद साइंटिफिक डेटा, ऐसा डेटा जिसे बार बार परखा जा सके, उसे पाने के लिए आखिर क्या लगता है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि एक बहुत ही पेचीदा और बारीकी से कंट्रोल किए जाने वाले सिस्टम में छुपा है। एक ऐसी दुनिया जहां हर छोटी सी बात के बड़े मायने होते हैं। सीधी सी बात है, हम इंसानों पर सीधे सीधे नई दवाओं को तो टेस्ट कर नहीं सकते। ये खतरनाक भी होगा और नैतिक रूप से सही भी नहीं। बस यहीं पर एनिमल मॉडल्स एक पुल की तरह काम करते हैं। वो हमें इंसानी शरीर के कामकाज को समझने का और ये जानने का एक सुरक्षित मौका देते हैं कि कोई इलाज असल में कैसे काम कर सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला कदम आखिर है क्या? हर चीज की शुरुआत एक बहुत बड़े फैसले से होती है, रिसर्च के लिए सही मॉडल चुनना। और ये बस कोई भी जानवर उठा लेने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सोचा समझा साइंटिफिक फैसला होता है। अगर हम देखें तो रिसर्च में कई तरह के जानवरों का इस्तेमाल होता है, जैसे चूहे और खरगोश से लेकर कुत्ते और यहां तक कि गैर मानव प्राइमेट्स भी। हर प्रजाति, समझिए, एक अनोखी बायोलॉजिकल पहेली का एक टुकड़ा सुलझाने में मदद करती है और उन्हें स्टडी की खास जरूरतों के हिसाब से ही चुना जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चूहों को अक्सर इसलिए चुना जाता है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, उनमें जेनेटिक समानता होती है और उनकी बायोलॉजी के बारे में हमें पहले से ही काफी कुछ पता होता है। लेकिन हर सवाल का जवाब चूहों से नहीं मिल सकता है ना। इसीलिए खरगोश या प्राइमेट्स जैसी दूसरी प्रजातियों को उनकी खास बायोलॉजिकल खूबियों के लिए चुना जाता है, जो हमें उन सवालों के जवाब देते हैं जो चूहे नहीं दे सकते। एक बार जानवर चुन लिया गया तो समझिए उसकी पूरी जिंदगी एक बेहद कंट्रोल्ड माहौल में गुजरती है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हर चीज में एकरूपता बनी रहे। मतलब मकसद ये है कि नतीजों में जो भी बदलाव आए वो सिर्फ उस चीज की वजह से हो जिसकी स्टडी की जा रही है, ना कि आसपास के माहौल में किसी अचानक हुए बदलाव से। अब ये कंट्रोल कितना सटीक होता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 24%। ये वो कम से कम प्रोटीन की मात्रा है जो चूहों के खाने में होनी ही चाहिए। ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है कि कैसे हर पहलू को, यहां तक कि खाने पीने को भी कितनी बारीकी से कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई भी बाहरी चीज नतीजों पर असर न डाल सके। और ये कहानी सिर्फ प्रोटीन पे खत्म नहीं होती। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, डाइट का हर हिस्सा कंट्रोल में होता है। अनाज, मिनरल्स, सब कुछ। ये सब इसलिए ताकि पोषण की वजह से नतीजों में कोई गड़बड़ी ना हो। और हाँ, जाहिर है, ताज़ा और साफ पानी तो हमेशा ही मौजूद रहता है। और ये कंट्रोल सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है, इसे एक तरह का साइंटिफिक बुलबुला समझिए। तापमान, नमी, रोशनी के घंटे और यहाँ तक कि शोर का लेवल भी, हर चीज को बहुत सावधानी से मैनेज किया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, ऐसा साइंटिफिक डेटा जो भरोसेमंद हो और जिसे बार बार परखा जा सके। अब इतने कंट्रोल्ड माहौल में भी जानवरों की सेहत पर लगातार नजर रखी जाती है। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये जानवरों की भलाई के लिए जरूरी है, और दूसरा, इससे ये पक्का होता है कि कोई छुपी हुई बीमारी रिसर्च के नतीजों को गलत दिशा न दे दे। इससे रिसर्च की प्रामाणिकता बनी रहती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम चीज है डेटा। हर एक जानवर की अपनी एक खास पहचान होती है और उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सा प्रोसीजर हुआ, सेहत कैसी है, माहौल कैसा है, सब कुछ। ये डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए जरूरी है ताकि नतीजों को दोबारा वेरीफाई किया जा सके, और अच्छी साइंस की ये एक बहुत बड़ी पहचान है। चलिए अब बात करते हैं स्टडी के आखिरी चरण की। ये एक संवेदनशील टॉपिक है, लेकिन बहुत जरूरी भी है, और इसे लेकर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नैतिकता और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत सावधानी से स्टेप बाय स्टेप की जाती है। सबसे पहले दर्द और तकलीफ को कम करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद एक स्वीकृत और मानवीय तरीके का इस्तेमाल होता है, और आखिर में बायोसेफ्टी के लिए शवों को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाता है, आमतौर पर भस्मीकरण या ऑटोक्लेविंग के जरिए। मतलब ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड और नियमों में बंधा हुआ कदम है। और हाँ, अगर स्टडी में किसी खतरनाक चीज का इस्तेमाल हुआ हो तो सुरक्षा के नियम और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं।
ये खास प्रोटोकॉल इसलिए बनाए गए हैं ताकि वहाँ काम करने वाले लोगों और हमारे पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखा जा सके, और इसके लिए सभी स्थानीय और राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। तो चलिए इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। इतनी सख्ती, इतना कंट्रोल, आखिर ये सब क्यों जरूरी है? ये सब एक बुनियादी सिद्धांत पर आकर टिकता है, जिसके 2 मकसद हैं। और वो सिद्धांत वो इस एक लाइन में छिपा है, जानवरों की अच्छी देखभाल ही अच्छी साइंस है। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए। तो अब ये दोहरा मकसद और भी साफ हो जाता है। एक तरफ तो है हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि जानवरों की देखभाल की जाए, और दूसरी तरफ है एक साइंटिफिक ज़रूरत, क्योंकि अगर कोई जानवर तनाव में है या बीमार है तो उससे मिला डेटा भरोसेमंद नहीं हो सकता। सीधी बात है, सही देखभाल के बिना साइंस ही फेल हो जाएगी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, ये ज़रूरी प्रोटोकॉल और भी ज़्यादा सटीक और मानवीय बनने के लिए कैसे बदलेंगे? ये एक ऐसी खोज है जो कभी रुकती नहीं, बेहतर साइंस और बेहतर देखभाल के लिए, जो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है।